मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार सक्सेना वैज्ञानिक हूँ और पर्यावरण के क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। आपका पर्यावरण के क्षेत्र में काम हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं। जब आपने होलिका दहन के लिए गौकाष्ठ का इस्तेमाल शुरू किया और बहुत सारे लोगों को इसके लिए प्रेरित किया। हाल ही में मैंने आपके बारे में जब समाचार पढ़ा कि आपने सुहागपुर की एक नर्मदा नदी की सहायक नदी पलकमती को गोद लिया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे इसके बारे में जानकारी ली जाए। बताएं सक्सेना जी कि ये कैसे आपने विचार आपके मन में आया कि आपको कोई नदी को गोद लेना है, उसे पुनर्जीवित करना है। आज से 1 साल पहले मेरे मन में आया कि मैं भोपाल के पास में किसी नदी को गोद लूं और वो नदी ऐसी होना चाहिए कि जिस नदी के अंदर 12 महीने पानी बहा करता हो, 12 महीने पानी बहता हो और अब उसके अंदर एक भी बूंद पानी ना हो, सिर्फ रेनी सीजन में पानी बहता हो। तो मुझे भोपाल के आसपास तो मुझे ऐसी कोई नदी मेरी जानकारी में नहीं आई। फिर मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि जो पलकमती। सक्सेना जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने जो पलकमती नदी को गोद लिया है, इसका विचार आपके मन में कैसे आया, कैसे परिकल्पना जागी कि आपको नदी के पुनर्जीवन के लिए काम करना है। 1 साल पहले मैं एक ऐसी नदी को खोज रहा था जिसमें कि 12 महीने पानी रहता हो, लेकिन अब सिर्फ बरसात के सीज़न में पानी आता हो। क्यों ना ऐसी नदी को हम पुनर्जीवित करें। तो मेरे एक मित्र ने बताया कि पलकमती नदी जो होशंगाबाद, जो मां नर्मदापुरम है, उसके पास में सुहागपुर में बहती हैं वो पलकमती नदी। उन्होंने बताया कि एक टाइम था कि 12 महीने में बुद्ध ने मुझे बोला कि सक्सेना जी पानी रहता था, मैं तो उसमें नहाया करता था, और आज उस नदी में सिर्फ रेनी सीजन में पानी रहता है। उसके बाद वो नदी पूरी तरीके से सूख गई है। तो फिर मैंने उस नदी को सोचा कि क्यों ना अब इस नदी के ऊपर हमको काम करना है, और मैं पिछले साल से इस नदी पे काम कर रहा हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आखिर हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये नदियां सूख क्यों रही हैं। हमारे हिंदुस्तान की एकमात्र पलकमती नदी नहीं है जो कि सूख रही है, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो कि अब सूखती जा रही हैं। एक चीज और भी बताऊंगा आपको, जिस एरिया में नदी सूखेगी उस एरिया के सराउंडिंग एरिया में जितने गांव होंगे, उन गांव के अंदर भी पानी की त्राई त्राई होगी। उस गांव के कुएं भी सूखे होंगे, उस गांव के हैंडपंप भी सूखे होंगे, वहां के जो तालाब होंगे वो भी सूखे होंगे। मैं आपको एक चीज बताऊं, कोई भी नदी जब बहती है तो आप देखते हैं नदी बह रही है, एक्चुअल में जितनी नदी ऊपर आपको बहती दिख रही है उससे ज्यादा नदी तो उसके नीचे बहती है। बंधक नदी तो नीचे बहती है। अगर ग्राउंड वाटर डिक्रीज हो जाएगा, अगर ग्राउंड वाटर नीचे चला जाएगा, तो होता क्या है, नदी तो सूखती है और साथ के साथ तालाब, कुएं, हैंडपंप सभी सूखते चले जाते हैं। तो सक्सेना जी, कौन कौन से आपने प्रयत्न किए पलकमती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए, और 1 साल से जो आपके प्रयास हो रहे हैं उसमें अब कितनी तेजी आई है, कितना प्रतिशत काम हुआ है वहाँ पे? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, किसी नदी का सूखना, किसी कुएं का सूखना, किसी तालाब का सूखना इंडिकेटर है कि ग्राउंड वाटर डिक्रीज हो रहा है। आज आप समझिए, हमारे पुराने जमाने में जब वेद पुराण पढ़ाए जाते थे और हम लोग पढ़ते थे, गुरुकुल थे, गुरुकुल के अंदर शिक्षा दी जाती थी, पुण्य के काम होते थे, बावड़ी बनाओ, तालाब बनाओ, सराय बनाओ। ये पुण्य के काम हुआ करते थे कि किस तरीके से हमको तालाब बनाना है, बावड़ी बनाना है, कुएं खुदवाना है। लेकिन आज क्या स्थिति हो गई है? आज स्थिति हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है ना, एक्सट्रैक्ट कर लो, चूस लो, जमीन का पानी निकाल लो। नदी में पानी नहीं बह रहा, बोरिंग कर दीजिए, पानी निकाल लीजिए, बोरिंग कर दीजिए, पानी निकाल दीजिए। जहां कभी 80 बोरिंग हुआ करते थे, आज 8000 के ऊपर बोरिंग है। जब इतना आप ग्राउंड लेवल से पानी निकाल रहेंगे तो नदी तो सूखेगी ही, तालाब भी सूखेंगे और बोरिंग भी सूखेगी। एक्चुअल में कारण यही था। एक समय में माँ पलकमती, मैंने जो वहां पे बात करी कि माँ पलकमती के अंदर 12 महीने पानी बहता था। तो आप ये देखिए कि वहां के लोगों ने जिस प्रकार से वहां पे जो खेती बाड़ी हो रही है दोनों तरफ, जहाँ पे जो आपका सुहागपुर है, वहां पे बोरिंग पानी निकालना, तो हमने अपना काम स्टार्ट किया। हमारा मेन टारगेट रहा कि जो नदी के दोनों तरफ रिचार्जिंग पॉइंट बनाना है, नदी के दोनों तरफ रिचार्जिंग पॉइंट बनाना है। दूसरा, जो पुराने तालाब हैं उनकी डिसिल्टिंग करनी है, जब मिट्टी जो उन तालाबों में भर गई है उसको बाहर निकाल के उनका गहरीकरण करना है। तीसरा, हमने क्या करा कि जो
पानी बह के आता था, जो पानी जैसे मान लीजिए पहाड़ से पानी बह के आ रहा है, ऊपर से हमें पता चल गया कि यहाँ से पानी बह के आता है, वहाँ पे छोटे छोटे से स्टॉप डैम बना देना। जिन एक ड्रेन होते हैं जिनसे पानी बह के आता है उन गाँव के अंदर, उन ड्रेन में से मिट्टी निकालना और उन ड्रेन को बंद करना, रोक देना कि वो पानी नदी में ना जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तरीके से जो तालाब हैं उसमें से मिट्टी निकाल दी हमने, वहाँ पे उसकी कैपेसिटी बढ़ाई, नए तालाब खुदवाने की तरफ जा रहे हैं। रेनी सीजन में हम बहुत सारा प्लांटेशन कर रहे हैं और नदी में से कंट्रोल डिसिल्टिंग, मैं आपको जो वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, कंट्रोल डिसिल्टिंग का मतलब होता है उतनी मिट्टी निकालना, से मिट्टी निकालना जैसे ही रेत आ जाए हमें रुक जाना है, नहीं फिर हमें नदी को नहीं खोदना है, हमें फिर नदी की डिसिल्टिंग नहीं करना है। इसलिए मैं कहता हूं कंट्रोल डिसिल्टिंग करना। आपको मैं कंक्लूड करूं, पहाड़ का पानी पहाड़ पे रोक देना है, जमीन में उतार दो। गांव का पानी गांव में रोक देना है, जमीन में उतार दो। शहर का पानी शहर में रोक देना है, जमीन में उतार दो। जिस दिन धरती के अंदर का पानी बढ़ जाएगा, जिस दिन ग्राउंड वाटर बढ़ जाएगा, उस दिन इस देश की नदियां भी पुनर्जीवित होंगी, तालाब भी पुनर्जीवित होंगे, कुएं भी पुनर्जीवित होंगे, बोरवेल भी पुनर्जीवित होंगे, और ये मानव सभ्यता जो जल है तो कल है की तरफ एक कदम बढ़ाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने योगेंद्र सक्सेना जी, आपके प्रयास वाकई काबिल तारीफ हैं। आपने जब पलकमती नदी का उद्धार का काम शुरू किया तो कितने लोग आपके साथ आते गए, क्योंकि कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और एक एक जन के आगे आने से कारवां बनता है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, जब हमने ये काम स्टार्ट किया, वो कहते ना अकेले होते हैं फिर कारवां बनता जाता है। उसके बाद जो नर्मदापुरम के जो कलेक्टर थे पुराने, नीरज कुमार जी, और अभी मैडम मीना जी हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, और वहाँ पे पंचायत लेवल पे भी गए, ग्राम पंचायत लेवल पे भी गए, उन सब लोगों से हमारी बातचीत हुई। उन लोगों का भी हमको सहयोग मिल रहा है, और सबसे बड़ा सहयोग उन गाँवों का मिल रहा है जो पलकमती नदी के दोनों तरफ बसे हुए हैं। अच्छा। हाँ, वो ट्राइबल हैं, वो आदिवासी हैं, वो आदिवासी जो साल में आज एक फसल लेते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने उनसे बोला यदि मान लीजिए माँ पलकमती में पानी आ गया, आपके कुओं में पानी आ गया, आपके तालाब में पानी आ गया, आपके बोरिंग में पानी आ गया, तो आप क्या करेंगे? बोले कि सर ऐसा हो गया तो हम 3 फसल ले पाएंगे, फाइनेंशियल डेवलपमेंट भी हो जाएगा, वो आत्मनिर्भर भी बनेंगे। जहां 1 फसल ले रहे हैं वहां वो 3 फसल लेंगे। और दूसरी बात, इसके पीछे आप जाइए, कंजर्वेशन ऑफ जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जिसको हम बायोडाइवर्सिटी बात हैं, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी, वो भी कंजर्व होगी। आज जो वहाँ पे जो जंगल का एरिया, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे जो बड़े बड़े जानवर हैं, वहाँ पे जो पक्षी वगैरह हैं, वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं, वो भी पुनर्जीवित होंगे, उनको भी पानी आएगा। आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आर्टिफिशियल पॉन्ड खोदता है। मैं आपको बताऊं, अभी 1 साल काम करते हुए हुआ है, और मैं अभी जब मैं सियारखेड़ा के पास में गया, सियारखेड़ा एक गांव है, मैं आपको बताऊं, और जब मैं उसके पास में, जब माँ पलकमती बह रही थी, तो मैं नदी के अंदर चलता चला गया। कुछ जगहों पे मैंने हाथ में एक डंडी थी, मैंने नदी को साइड से क्रोदना चालू किया। 3 जगह से नदी के अंदर पानी की धारा फूट पड़ी, 3 जगह से नदी के अंदर पानी की धारा फूट पड़ी। अभी तो ये प्रारंभ है, इस मेरा अंत तब होगा जब अविरल धारा इस माँ पलकमती के अंदर बहेगी, वो मेरा अंत होगा। उस दिन मैं रुकूंगा, अभी रुका नहीं हूँ। आपको मैं बताऊं, जहां से धारा फूटी हम वहां से आगे चले गए। दूसरे दिन जब मैं वहां पे जाकर देखा तो बहुत सारे बंदर वहां पे पानी पी रहे थे। क्या बात, समझिए इस चीज को, वहां पे बंदर पानी पी रहे थे। वहां के मेरे साथ कुछ ग्रामीण लोग थे, मेरे साथ कुछ पंचायत लेवल के लोग थे। मैंने कहा देखिए, आप देखिए, आप खुद देखिए, तो वो भी ताज्जुब कर गए। मैंने उनसे बोला आप भी लग जाइए, हम भी लग जाते हैं, और ये गांव वाले भी लग जाते हैं, माँ पलकमती को हम पुनर्जीवित कर देंगे। तो शासन का भी पूरा सहयोग मिल रहा है इस काम के लिए। गांव वालों का मैं बताऊं, देखिए हमारी जो संस्कृति है ना, हम अपने थोड़ा सा पीछे जाएं, हम अपने को भूल रहे हैं। ये जो मैं शरीर है, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, ये पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है। ये जो प्रकृति है, ये भी पंच तत्व से मिलकर बनी हुई है। हमें अपने शरीर और प्रकृति का सामंजस्य बिठाना है। ये अगर बिगड़ गया तो आप समझिए
कुछ नहीं बचेगा, ना हम बचेंगे, ना ये पृथ्वी बचेगी, ना इस पे ऊपर रहने वाले कोई भी पशु पक्षी और जानवर बचेंगे। ये देखिए, ये पंचतत्व से मिलके बना शरीर है, ये पंचतत्व से मिलके बना पर्यावरण है, जिसको हम लोग बोलते हैं भूमि। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, वा से आग, ना से नीर। भगवान, मैं तो ये बोलता हूँ, जिस दिन मैंने माँ पलकमती को बचा लिया, जिस दिन मैंने माँ धरती को बचा लिया, जिस दिन मैंने पेड़ों को कटने से बचा लिया, इन चीजों को बचा लिया, उस दिन भगवान के मंदिर में घंटा अपने आप बज जाएगा। हमारे संस्कृति में, हमारे वेद पुराण में हम हमेशा नदी नहीं बोलते, माँ गंगा बोलते हैं, माँ यमुना बोलते हैं, माँ नर्मदे हर, माँ पलकमती बोली जाती हैं। हमको यही सिखाया गया है, ये माँ है, इनका हमको विशेष ध्यान रखना है। लेकिन आधुनिक शिक्षा पद्धति सिर्फ चूसने की बात कर रही है। इस धरती के पानी को निकाल लो, इसको खत्म कर दो, इसको तुम अपने पानी को खत्म नहीं कर रहे हो, तुम अपने आप को खत्म कर रहे हो, आने वाली पीढ़ियां भी खत्म हो जाएंगी। मैं सबसे कहता हूं, शहर के अंदर भी आपको ग्राउंड वाटर के बारे में सोचना पड़ेगा, नहीं तो जो स्थिति बेंगलोर की हो रही है, जो स्थिति चेन्नई की हुई थी, वो हिंदुस्तान की और शहरों की होगी। जब नगर निगम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की कंपलसरी कर देता है, कोई भी बिल्डिंग बनाए, मैं ये बोलता हूं सारा काम क्या सरकारें करेंगी? हम कब जागेंगे? सरकार ने जब कंपलसरी के वो बोल दिया है, आप बनाते हो, यूज नहीं करते हो। भाई मैं ये बोलता हूँ, यदि शहरों के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को 100% ओके कर लिया जाए, शहरों का ग्राउंड वाटर इंक्रीज हो जाएगा, शहरों के बोरिंग जो सूख जाते हैं उनमें पानी आ जाएगा। देखिए, पर्यावरण के साथ अब रहना ही पड़ेगा। अगर पर्यावरण से हमने खिलवाड़ किया तो ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ में पर्यावरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक कारक मैं आपको और बताऊंगा, पेड़। वो जो पेड़ हैं वही इस रेन जो वाटर साइकिल है इसको मेंटेन करते हैं। तो आप भी जानते हैं, मैं सभी से यही आग्रह करता हूं, पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। सब लोगों को पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ों को लगाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेड़ों को कटने से बचाना। और पेड़ों को कटने से कौन बचा रहा है? गोकास्ट, गाय के गोबर की लकड़ी गोकास्ट अपनाइए, अंतिम संस्कार में अपनाइए, होलिका दहन में अपनाइए, लोहड़ी के अंदर अपनाइए। आप इस गोकास्ट को अपनाइए, गोमाता का संरक्षण और पर्यावरण का संरक्षण, और वनों को कटने से बचाइए, जंगलों को बचाइए। आज एक एक पेड़ की कीमत कोरोना ने बताई थी। जब कोरोना आया था उस समय हर आदमी ऑक्सीजन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था, दर दर की ठोकरें खा रहा था। उसको समझ में आया ये पेड़ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन देते हैं। हम डेवलपमेंट के नाम पे, मेरे घर में धूप नहीं आ रही है, पेड़ काट दो, मुझे ये काम करना है, पेड़ काट दो। अरे भाई क्यों काट रहे हो? बहुत ज्यादा जरूरत हो जाए तो ट्रांसप्लांट कर दो ना, उस पेड़ को निकाल के दूसरी जगह लगा दो। सही कहा सक्सेना जी आपने कि यदि हम अभी से नहीं चेतेंगे तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, प्रकृति का विनाश हो जाएगा उसमें, और हम देखते ही रह जाएंगे। तो अब आप लोगों से क्या अनुरोध करना चाहते हैं कि जो बीड़ा आपने उठाया है पलकमती के पुनरुद्धार का, बाकी लोग किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, आगे आ सकते हैं, किस प्रकार से प्रेरित होकर अपने जल स्रोतों का संरक्षण कर सकते हैं? मैं हिंदुस्तान के हर आदमी से, चाहे वो शहर में रहता हो चाहे वो गांव में रहता हो, उससे मैं आग्रह करूंगा, यदि वो गांव में रहता है तो गांव का बरसात का पानी गांव के अंदर धरती में उतार दे। यदि वो शहरों में रहता है तो शहर के अंदर बरसात का पानी वो धरती के अंदर उतार दे। मैं ये आपको बिल्कुल गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आपका ग्राउंड वाटर भी इंक्रीज होगा, आपके हैंडपंप भी के अंदर पानी आएगा, आपके बोरिंग में पानी आएगा, आपके कुओं में पानी आएगा, और हिंदुस्तान की जो नदियां सूख गई हैं वो पुनर्जीवित भी होंगी। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा आपने की, इतने महत्वपूर्ण विचार आपने व्यक्त किए, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। वाकई एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आपके इन प्रयासों को देखकर आपको उस क्षेत्र के लोग भागीरथी मानने लगे हैं, तो इसके बारे में बताइए। ये एक बहुत अच्छी संज्ञा आपको मिली है। देखिए, मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं ईश्वर को थैंक्स बोलूँगा, मैं ईश्वर का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना है। क्या ईश्वर के आशीर्वाद से हो रहा है, और जो भी आगे काम होगा वो ईश्वर के आशीर्वाद से होगा। और वहाँ के जो ट्राइबल हैं, गोंड जाति के ट्राइबल हैं, वो लोग मुझे कलयुग का भागीरथ बोलते हैं कि आप कलयुग के भागीरथ हैं। ये उनका प्यार है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि भगवान ने मुझे ये सेवा करने का मौका दिया है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ।
चलिए, आपके प्रयास फलीभूत हों और आने वाले समय में आप एक नहीं कई दूसरी नदियों को गोद लें और उसे भी पुनर्जीवित करने का प्रयास करें, और आपको देखकर दूसरे भी आगे आएँ, ये इस काम का पूरा मकसद तभी सिद्ध होगा। सक्सेना जी, आपके प्रयासों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं उसके लिए, और कामना करते हैं कि इसमें और भी तेज़ी आए और आपका ये प्रयास सफल हो। हम मुझसे जो आपने चर्चा की, इतना समय दिया, आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।